आज खालिस्तान हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ये भारत में सेकंड पार्टीशन करा सकता है। लेकिन ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। ये आजादी के समय से लेकर आज तक खालिस्तान बनाने का मुद्दा अनेकों बार उभर कर आया है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इतना बड़ा मुद्दा अचानक से आकर खड़ा हो जाए। उसके पीछे बहुत से छोटे छोटे रीजंस होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आजादी के समय में ऐसा क्या हुआ था जो भारत सरकार और सिख कम्युनिटी के बीच आज तक इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। The supporters overran a police station near the state's Amritsar city in a demonstration against his arrest. खालिस्तान की बात करने का आइडिया 2020 में आया था। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी। इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है, सारा जीवन मेरा सेवा में गया। देखिए दोस्तों, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे और सन 1800 ईस्वी तक भारत के बहुत से हिस्सों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन अभी भी बहुत से राज्य बाकी थे। उन्हीं में से एक राज्य था सिख एम्पायर। उस समय यहाँ के राजा महाराजा रंजीत सिंह थे। लेकिन कुछ समय बाद सन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और उसके कुछ समय बाद सन 1849 में अंग्रेज सिख एम्पायर पर हमला करते हैं और उसको जीतकर अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेते हैं और सिख एम्पायर के सभी गुरुद्वारों को वहाँ के लोकल महंत कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन सिख कम्युनिटी के लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसीलिए सभी लोग मिलकर सन 1920 में अकाली दल नाम का एक ग्रुप बनाते हैं जो आगे चलकर सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वहाँ के गुरुद्वारों से महंतों को हटाकर सभी गुरुद्वारों का कंट्रोल अपने अंडर ले लेता है। और फिर अकाली दल में से 175 लोगों को चुनकर एक SGPT नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो सभी गुरुद्वारों की देखभाल करती है। और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर समय आता है सन 1946 और अब अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाने की बात होने लगी थी। तभी मुस्लिम लीग अपना एक अलग देश बनाने की मांग करती है। उसी के साथ साथ सिख कम्युनिटी के लोग भी अपना सिख एम्पायर वापस लेने की मांग करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का बंटवारा होता है तो हमें भी अपना खालिस्तान चाहिए, वरना हमें यूनाइटेड इंडिया के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि अभी पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। अभी आप लोगों की गिनती के आधार पर पंजाब का बंटवारा कर लो। लेकिन पंजाब में उस समय ओनली 15% सिख्स और 85% अदर रिलीजन के लोग रहते थे। इसी वजह से सिख कम्युनिटी के लोगों ने यूनाइटेड इंडिया के साथ रहने का फैसला लिया। लेकिन जब पार्टीशन होता है तो पंजाब का 62% पार्ट पाकिस्तान में चला जाता है और सिख कम्युनिटी के लोगों को अपने हिस्ट्रिकल साइंस, गुरुद्वारे और अपना घर जंगल सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ता है। इस बात से भी सिख कम्युनिटी के लोग भारत सरकार से खुश नहीं थे। फिर सन 1956 में कांग्रेस एक बिल पास कराती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसमें भारत के सभी राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जाता है। तभी सिख कम्युनिटी के लोग भारत सरकार के सामने अपनी मांग रखते हैं कि आप हरियाणा को तो एक अलग राज्य बना दो और पंजाब को एक पूर्ण राज्य बनाकर पंजाबी भाषा को उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। लेकिन भारत सरकार उनकी इस मांग को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है। तभी अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह कहते हैं कि ये सब हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर हमें अपने धर्म को बचाना है तो हमें कुछ करना होगा। तभी पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसमें वो अलग राज्य बनाने की बात करते हैं, अलग देश की नहीं। लेकिन 8 जुलाई को ही पंजाबी सूबा मूवमेंट पर बैन लगा दिया जाता है और अकाली दल के लगभग 1200 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस मूवमेंट के चलते हुए मास्टर तारा सिंह और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध होता है तो अकाली दल के लोग अपने सभी आंदोलनों को बंद करके भारत का अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं और फिर भारत इस युद्ध को आसानी से जीत लेता है। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट अकाली दल की बात मान लेती है और पंजाब को पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। और सन 1956 में पंजाब में पहली बार इलेक्शन कराए जाते हैं और इस इलेक्शन में अकाली दल की पूर्ण बहुमत से जीत होती है। लेकिन अकाली दल की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। 5 साल होने से पहले ही अकाली दल की सरकार गिर जाती है और पंजाब में फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं और इस बार भी अकाली दल पूर्ण बहुमत से जीतता है। लेकिन फिर से अकाली दल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है और इसी तरह सन 1977 तक अकाली दल पार्टी हर बार जीतती है लेकिन अपना कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ के MLAs अकाली दल पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे और जीतने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करके अकाली दल पार्टी की सरकार गिरा देते थे। और फिर सन 1972 में अकाली दल पार्टी कांग्रेस से इलेक्शन हार जाती है और अब पंजाब में लड़ाई अलग राज्य या अलग देश बनाने की नहीं थी, बल्कि अब इलेक्शन जीतकर पंजाब में सरकार बनाने की लड़ाई चल रही थी। और 1972 का इलेक्शन हारने के बाद अब अकाली दल पार्टी पंजाब की प्रॉब्लम्स के मुद्दे उठाने लग गई थी, जैसे पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट की दखलंदाजी बहुत कम होनी चाहिए
और पंजाब का पानी पंजाब को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय पंजाब का 77% पानी पड़ोसी राज्यों को जाता था, ओनली 23% पानी पंजाब को मिलता था। और आपने हर जगह देखा होगा कि सिख कम्युनिटी के लोग अपने धर्म के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। इसीलिए पंजाब की पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे इस चीज पर आधारित होने लगी थी कि कौन सी पार्टी धर्म के लिए कितनी डेडिकेटेड है। और अब जो भी पार्टी वीक होने लगती थी वो धर्म का सहारा लेकर ये दिखाने की कोशिश करती थी कि हम धर्म के लिए दूसरी पार्टी से ज्यादा डेडिकेटेड हैं। और इस मामले में अकाली दल पार्टी कांग्रेस पार्टी से हर बार आगे निकल जाती थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पंजाब में एक ऐसे फेस की तलाश थी जो धर्म के लिए अकाली दल पार्टी से ज्यादा डेडिकेटेड हो। और यहीं पर एंट्री होती है स्टोरी के सबसे बड़े लीडर जरनैल सिंह भिंडरवाले की। पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन है दमदमी तत्काल, और ये पंजाब के भिंडरवाले गांव से स्टार्ट हुई थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सभी भिंडरवाले कहकर बुलाते हैं। और दमदमी तत्काल के लीडर संत करतार सिंह भिंडरवाले की डेथ के बाद जरनैल सिंह भिंडरवाले को इस ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर बनाया जाता है। और जरनैल सिंह दमदमी तत्काल का लीडर बनते ही जगह जगह जाकर नशे छुड़ाने की बात करता है और सभी लोगों से सिख धर्म को अच्छे से फॉलो करने के लिए कहता है। इसीलिए जरनैल सिंह भिंडरवाला एक अच्छे लीडर के रूप में बहुत जल्दी फेमस हो गया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जरनैल सिंह भिंडरवाले को एसजीपीसी के इलेक्शन में अकाली दल के अपोजिट खड़ा करती है और इस इलेक्शन में जरनैल सिंह भिंडरवाला अकाली दल पार्टी को भी हरा देता है। और अब जरनैल सिंह भिंडरवाले को लोगों का भारी मात्रा में सपोर्ट मिल रहा था और सरकार से भी अच्छी खासी पावर मिल रही थी। इस समय भिंडरवाला पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल से भी बड़ा लीडर बन गया था। इतनी पावर मिलने के बाद कहीं भी दंगे करवाना, किडनैपिंग और मर्डर जैसे केसेस में भिंडरवाले के लोगों का नाम आता था, लेकिन किसी भी सिचुएशन में भिंडरवाले की गिरफ्तारी नहीं होती थी। लेकिन सन 1981 में भिंडरवाले के लोगों ने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी। और ये मर्डर भिंडरवाले की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण भिंडरवाले की 50% पावर खत्म हो गई। और लाला जगत नारायण के मर्डर के बाद गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर पड़ा कि 31 सितंबर 1981 में जरनैल सिंह भिंडरवाले को सरेंडर करना पड़ता है। और जैसे ही जरनैल सिंह भिंडरवाले को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पूरे पंजाब में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं और इन दंगों में बहुत से लोगों की जान जाती है और दंगाई पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को टारगेट करते हैं। और ये सब देखकर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जरनैल सिंह भिंडरवाले को उसी दिन जेल से छोड़ दिया जाता है और यहीं से भिंडरवाला कांग्रेस पार्टी के अपोजिट हो जाता है। और उसके बाद भिंडरवाला और अकाली दल साथ मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट करते हैं, जिसका उद्देश्य पंजाब में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कराना था, जैसे चंडीगढ़ को पंजाब में वापस लाना और पंजाब भारत का लार्जेस्ट एटॉमिक पावर वाला राज्य बने, जिसके लिए इन्होंने बहुत सी रैलीज भी निकाली और रैलीज आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई। और सन 1982 में दिल्ली में एशियन गेम स्टार्ट होने जा रहे थे, लेकिन भिंडरवाला इसका पूरी तरीके से विरोध करता है और सरकार चाहती थी इन एशियन गेम्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने दिल्ली की तरफ पंजाब और हरियाणा से जो भी गाड़ी आती थी उसकी चेक इन करना स्टार्ट कर दिया था। और इस चेक इन में स्पेशली सिख लोगों की चेक इन होती थी। यहाँ तक कि आर्मी के जवान और उनकी फैमिलीज की भी चेक इन की गई, क्योंकि वो सिख थे। इस सब को देखकर सिख कम्युनिटी के लोग काफी नाराज थे और ये सब देखकर जरनैल सिंह भिंडरवाले ने सरकार से बदला लेना स्टार्ट किया। और अब बात इतनी बढ़ गई थी कि सन 1982 में इंडिया के 2 प्लेन हाईजैक किए गए, बैंक रॉबरीज होने लगी थी और सरकार के हथियारों को भी लूटा गया था। और सन 1983 में एक बस को भी हाईजैक किया गया, जिसमें से स्पेशली हिंदू लोगों को उतारकर गोली मार दी गई। और 1983 के लास्ट तक पंजाब में हालात इतने खराब हो गए थे कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति कानून लागू करना पड़ा। और ये सब देखकर भिंडरवाले को भी लग रहा था कि अब सरकार कुछ करने वाली है। इसीलिए भिंडरवाले ने गोल्डन टेम्पल में जाकर अपना गढ़ बना लिया। और जरनैल सिंह भिंडरवाले को लग रहा था कि ये उसके लिए सबसे सेफ जगह है कि सरकार कहीं भी कुछ करेगी, लेकिन गोल्डन टेम्पल में आकर वो कुछ नहीं कर सकती। और अब भिंडरवाले ने गोल्डन टेम्पल में काफी हथियार भी इकट्ठा कर लिए थे और सरकार से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अभी भी सरकार लड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल के थ्रू भिंडरवाले के लिए एक प्रपोजल भेजा, जिसमें भिंडरवाले से ये कहा गया कि हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भिंडरवाले ने गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और अब कांग्रेस और भिंडरवाला आमने सामने थे और लड़ाई होना बिल्कुल तय था। और अब दोनों पक्षों ने लड़ाई की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और गवर्नमेंट की तरफ से इस काम की जिम्मेदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दी जाती है। और इन्होंने ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भी हराया था। और यहीं से इंडियन आर्मी जरनैल सिंह भिंडरवाले के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट करती है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया जाता है। और इस ऑपरेशन की तैयारी आर्मी बिल्कुल युद्ध की तरह करके आती है। और 1 जून 1984 को आर्मी ने पंजाब को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर लिया और पूरे पंजाब में फोन लाइन भी बंद कर दी गई। और 3 जून को गोल्डन टेम्पल में इस ऑपरेशन की फाइट स्टार्ट की जाती है और 6 जून तक इस ऑपरेशन को पूरा कर दिया गया। और फिर इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद जब गोल्डन टेम्पल की इमेजेस बाहर आती हैं और लोगों को ये पता चलता है कि दरबार साहिब पर भी गोली चलाई गई है और गोल्डन टेम्पल की बिल्डिंग को इतना नुकसान हुआ है, तो पूरी दुनिया के सिख भड़क गए
और इंडियन आर्मी के 4000 सिख ने विद्रोह कर दिया और अपने सीनियर्स को भी मार दिया और पार्लियामेंट के सिख एमपी और एमएलए ने भी अपना रिजाइन कर दिया। लेकिन अभी भी आर्मी पंजाब को खाली नहीं करती है, क्योंकि इस ऑपरेशन में भिंडर वाले को तो मार दिया जाता है, लेकिन पूरे पंजाब में भिंडर वाले के सपोर्टर अभी भी थे। इसीलिए आर्मी ने पंजाब में सेकंड ऑपरेशन वुड रेज स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन में आर्मी ने पंजाब के सभी गाँवों में जाकर ओनली सिख लोगों के घरों की तलाशी लेना स्टार्ट किया और अकाली दल के सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। और 1 अक्टूबर 1984 को जब गोल्डन टेम्पल से आर्मी विड्रॉ करती है और लोगों ने गोल्डन टेम्पल में जाकर जब दरबार साहिब की हालत देखी, तो वहीं पर लोगों ने कसम खाई कि जिसने भी दरबार साहिब की हालत की है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे या उसको मारने की कोशिश में मर जाएंगे। और जब ये बात भारत की खुफिया एजेंसी को पता चली, तो उन्होंने इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एक सलाह दी कि इंदिरा गांधी की पर्सनल सिक्योरिटी में से सिख गार्डों को हटा दो। तभी सिक्योरिटी मैनेजमेंट ने इंदिरा गांधी की पर्सनल सिक्योरिटी में से बेअंत सिंह और सतवंत सिंह 2 सिख गार्डों को हटा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि इस बात से लोगों में भेदभाव का गलत मैसेज जाएगा, इसीलिए इंदिरा गांधी ने दोनों गार्डों को वापस बुला लिया। लेकिन ये कहा जाता है कि जब उनको वापस बुलाया गया, तो उससे पहले ही वहाँ के लोगों ने उनको अमृत चखा दिया। अमृत चखाना मतलब उनको कसम खिला दी गई कि तुम ही इंदिरा गांधी को मौका मिलते ही मारोगे। और 31 अक्टूबर 1984 को लगभग सुबह के 9:30 पर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को 18 गोलियां मारी। और जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, तो पूरी दिल्ली के अंदर एंटी सिख दंगे स्टार्ट हो गए और इन दंगों में सिख लोगों की दुकानें लूटी गईं और 100 से ज्यादा दुकानों को जला दिया गया और पूरी दिल्ली में सिख लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। और उस समय के न्यूज चैनल्स भी ऐसी खबरें चला रहे थे जिनमें इंदिरा गांधी का दाह संस्कार हो रहा था और उसके पीछे से नारे लगाए जा रहे थे कि खून का बदला खून। और उस समय पुलिस ने भी इन दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और बाद में इन दंगों के लिए दोषी पकड़े गए 1829 लोगों को सरकार ने ये कहकर छोड़ दिया कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे चीजें और खराब होंगी। और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद संजय गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और कुछ समय बाद जब उनसे इन दंगों के रीजंस के बारे में पूछा जाता है, तो वो इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पर भूकंप तो आएगा ही। और दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसीलिए मैं इस स्टोरी का सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।